Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Now we're gonna discuss the hydrosphere and hydrologic cycle, or we simply call water cycle. हाइड्रोस्फीयर जिस तरह के मैंने अभी पिछले टॉपिक के अंदर आपको डिस्कस किया था कि अर्थ के इर्द गिर्द जहां जहां तक भी पानी अवेलेबल है, जिस जिस जगह पे पानी अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. वेदर इट इज in the form of ocean or whether it is in the form of streams or whether it is in the form of water vapors in the air or it is present in the ground water or within the earth has a ground water, या ये even frozen form के अंदर भी मौजूद है on the mountain tops or in the glaciers. जो आपका फ्रोजन वाटर है बल्कि उसके लिए तो एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है क्रायोस्फीयर का. ये इस तरह की जो छोटी छोटी टर्म्स हैं इसको भी आपको याद करना है क्योंकि ये आपसे कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं. नाउ कम्स टू द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. जब हम वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो अर्थ पे जितना भी पानी है 97% कॉन्स्टिट्यूट्स द मैरीन वाटर. उसमें से जो 97% पानी है टोटल जो अर्थ पे अवेलेबल है वो 97% जो है वो ओशंस के अंदर ही मौजूद है. बाकी जो 3% है वो सिर्फ आपका फ्रेश वाटर है. तो जो ओशनिक वाटर है दैट इज नॉर्मली कॉल्ड मैरीन वाटर. वो ऑब्वियसली आपको पता है ड्रिंकेबल नहीं होता, दो कि उसको थ्रू ट्रीटमेंट जो है डिसैलिनेशन के जरिए उसको ड्रिंकेबल बनाया जा सकता है. जो आपका फ्रेश वाटर है जो 3% है, अगर उसको देखा जाए तो उसका भी जो आपका 69% है वो ऑलमोस्ट फ्रोजन फॉर्म के अंदर, लाइक वो ग्लेशियर्स की शक्ल में या स्नो की शक्ल में डिफरेंट जगह पे मौजूद है. एंड हार्डली 30% जो है वो आपका ग्राउंड वाटर जो है उसकी शक्ल में मौजूद है. फिर ये जो आपको बड़े बड़े दरिया और ये स्ट्रीम जो नजर आती हैं, ये जो आपका फ्रेश वाटर है ये उसका हार्डली 1% जो है ये फॉर्म करते हैं. तो ये ग्लोबल वाटर की आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपका पानी जो है वो किन किन जगहों पे मौजूद है. इसके बाद ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन के अलावा एग्जामिनर जो आपसे एक मेजर क्वेश्चन पूछ सकता है दैट इज हाइड्रोलॉजिक साइकिल, या जिसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल. हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है ये आपको शो करता है कि किस तरह से जो वाटर है इसकी ओवरऑल क्वांटिटी तो पूरे सिस्टम के अंदर सेम रहती है, लेकिन वाटर जो है वो पूरे सिस्टम के अंदर एक जो है वो मूव करता है फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट. लाइक अगर पानी जो है वो समुद्र के अंदर मौजूद है तो वो भाप बनकर वेपोरेट होकर वो उसकी क्लाउड फॉर्मेशन होती है. वो जो क्लाउड्स है फिर उसकी वो बारिश बरसाते हैं. वो बारिश जो है वो दोबारा पहाड़ों में नदी नालों में गिरती है और वो दोबारा से फिर उस पानी के अंदर शामिल होती है. ये जो पूरे का पूरा साइकिल है इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल बोलते हैं. इसको अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा. ये एक साइकिल है, वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम एनीवेयर. आपको एग्जामिनर जब क्वेश्चन जब पूछता है तो आप किसी भी जगह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई आगाज या एंड नहीं है. It runs in a cycle. For the ease, I will start from the evaporation process. What is the evaporation process? The evaporation is called the escape of water molecules from the surface of the water, like from the oceans, from the rivers, or from even the water vapors that are present in the atmosphere as well. तो पानी चाहे वो बुखारात की शक्ल में ऑलरेडी भी मौजूद है तो उसका फर्दर एवेपोरेट होकर उसकी जो है वो एयर के अंदर चले जाना. लाइक अगर वो छोटे छोटे जर्रों की शक्ल में पौधों के ऊपर मौजूद है, या पानी जो है वो आपका दरख्त अपना समुद्र के अंदर मौजूद है या दरियाओं के अंदर मौजूद है या स्नो की शक्ल में मौजूद है, तो वो अगर वो एवेपोरेट होकर छोटे छोटे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एयर में चला जाता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन. पौधों के अंदर से भी एवेपोरेशन हो रही होती है, प्लांट्स, ट्रीज एंड क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट. तो प्लांट, ट्रीज एंड क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट से जब एवेपोरेशन हो रही होती है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपिरेशन से मुराद है कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा. तो वहां से पत्तों से पानी जो है वो आपका रिलीज हो रहा होता है या स्केप हो रहा होता है, तो वो भी आपका एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, एयर के अंदर चला जाता है. ये जो वाटर वेपर्स हैं ये आपस में अगेन रीजॉइन कर जाते हैं और ये रीजॉइन करके तो ये बड़े ड्रॉपलेट्स बनाते हैं और वो मिलकर फिर क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं. तो ये जो वाटर वेपर्स का दोबारा आपस में मिलकर क्लाउड फॉर्मेशन करना है या बड़े ड्रॉपलेट्स बनाना है, दैट प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के बाद आपकी जब क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है, क्लाउड्स की वेरियस काइंड्स होती हैं या टाइप्स होती हैं जो कि हमारे इस टॉपिक का ऐसा नहीं है, पर ये जो क्लाउड्स हैं दे ट्रेवल ओवर
टाइम टू डिफरेंट एरियाज, वो डिफरेंट एरियाज में ट्रैवल करते हैं। जब उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि दे कांट विथस्टैंड देयर वेट, तो वो जो क्लाउड है वो रेन की शक्ल में या स्नो की शक्ल में या हेल की शक्ल में वो पानी जो है वो जमीन पे बरसना शुरू हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो पहला प्रोसेस या पहला स्टेप मैंने आपको बताया वेपोरेशन। वेपोरेशन की ही तरह का एक और प्रोसेस है जिसको मैंने बताया ट्रांसपिरेशन। तो ये दोनों, इनको हम पहले स्टेप के अंदर ही क्लब करेंगे। द सेकंड स्टेप इज कंडेंसेशन, जहां पे जो है वो वेपर्स मिलकर कंडेंस होकर फिर आपके जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। क्लाउड जो है वो जाकर जब बरसते हैं तो the next step, the third step is called precipitation. Precipitation means rainfall, snowfall, hail, sleet और fog. किसी भी फॉर्म में आपका जो पानी जब जमीन पे आएगा तो that is called precipitation. जब ये precipitation होती है तो जो स्नो है वो तो ऑब्वियसली वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगी, लेकिन अगर वो बारिश की शक्ल में आ रहा है तो पानी अर्थ की सरफेस पे फ्लो करता है। रन ऑफ उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। वो जो रन ऑफ है वो पानी जाके नदी नालों के अंदर गिरता है, और वो जो नदी नाले हैं या जो रिवर्स हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम जो है वो रिवर्स फॉर्म करती हैं, एंड दैट रिवर्स अगेन गो इनटू द ओशन। लाइक अगर आप इंडस रिवर की एग्जांपल ले लेते हैं, इंडस रिवर को कई नदी नाले जो हैं वो फीड इन कर रहे हैं। इवन जो आपके बड़े दरिया हैं सारे के सारे, सतलुज और जो झेलम है या चनाब है, वो भी सारे के सारे आके इंडस में मिल जाते हैं, और इंडस आपका जो है वो फाइनली गिरता है जाके आपका ओशन के अंदर, जो आपका इंडियन ओशन है। तो ये एक रन ऑफ कहलाता है। सारे का सारा पानी रन ऑफ नहीं करता, बहुत सारा पानी जो वो जमीन के अंदर अब्जॉर्ब भी हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, जो ग्राउंड वाटर को जाकर रिचार्ज करता है। लेकिन ग्राउंड वाटर भी अल्टीमेटली जो है वो जाके आपके ओशंस को फीड कर रहा होता है या ओशंस के अंदर साथ मिल जाता है। तो अल्टीमेटली जहां से हमने स्टार्ट किया था, एवेपोरेशन जो है वो मेजर आपकी ओशन से हो रही होती है। तो पानी पूरा साइकिल कंप्लीट करके अगेन आपका दोबारा से उसी स्टेज पे फिर आ चुका है। अब ये जो वाटर साइकिल है, इसका पर्पस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? एक तो वेरी सिंपल है कि अगर आपका ये वाटर साइकिल ना चले तो लाइक अगर आप ग्राउंड वाटर में से पानी आप निकालते रहेंगे तो अगर बारिश नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज नहीं होगा। तो ये जो साइकिल है इसका चलना जरूरी है ताकि पानी जो है वो इन तमाम जो लैंड एरियाज हैं उनको मिल सके। अगर बारिश नहीं होगी तो आपकी ग्रीनरी या फॉरेस्ट ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप बारिश नहीं होगी आपकी तो जितनी भी लाइफ है वो बिल्कुल डेड हो जाएगी। तो एक तो यह है कि जो वाटर साइकिल है ये एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें पानी तक रसाई पहुंचाता है, और जिसके ऊपर लाइफ का बहुत बड़ा दारोमदार है। दूसरा, ये टेम्परेचर को भी बैलेंस करने के लिए या मॉडरेट करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। जहां पे आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। जैसे ही वेपोरेशन रेट बढ़ेगा तो आपका जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगी और उससे रेनफॉल होगी। जब रेनफॉल होगी तो टेम्परेचर फिर आपका मॉडरेट हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी, ओवरऑल अर्थ के एनर्जी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भी ये जो साइकिल है ये रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से कहीं पे भी जो है वो एक लिमिट से ज्यादा है जो है वो हीट या एनर्जी जो है वो पोजेस नहीं करती, और आपकी जो लाइफ है वहां पे कंटिन्यू कर सकती है। इस टॉपिक को एक आप याद रखें कि अभी अगर ये क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है ये क्वेश्चन अगर आपको पेपर में पूछ लेता है तो आपने डायग्राम मस्ट ड्रॉ करनी है। कोई भी सिंपल सी डायग्राम जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ये आप ले लें, बुक में से जो बनी हुई है वो ड्रॉ कर लें, या इंटरनेट से कोई भी सिंपल डायग्राम जो है वो आप ले लें और उसकी आप प्रैक्टिस करें कि आपने इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। सिंपल आपने माउंटेन बनानी है, फिर एक आपने फ्लैट सी को सरफेस बना के ओशन बना देना है, और वहां से आपने ड्रॉपलेट शो करने हैं जो ऑपरेशन शो कर रहे होंगे। इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट 1 मिनट टास्क। तो डायग्राम को सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, और इसमें याद रखें जब भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस का आपने लिखना है, और इसकी छोटी छोटी हेडिंग्स लाजमी बनानी है। लाइक वेपोरेशन की आपने हेडिंग बनानी है, इस तरह आपने कंडेंसेशन की हेडिंग बनानी है, सिमिलरली आपने प्रेसिपिटेशन की, रन ऑफ की और इनफिल्ट्रेशन की आपने हेडिंग बनानी है। भले उसमें आप एक एक 2 लाइनें ही क्यों ना लिख रहे हो, सिर्फ उसको डिफाइन ही क्यों ना कर रहे हो कि वेपोरेशन क्या होती है, ट्रांसपिरेशन क्या होती है, तो आप इतना डेफिनेशन से ही आपका एक जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।